बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। बच्चों, आपको पता है कि झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा क्लास 11th की एग्जाम 27 फरवरी 2024 से आयोजित होनी है। उस एग्जाम के अंदर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चंस होने की चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज करवाने की कोशिश करूंगा। साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं डिस्कस कराने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग आने वाले एग्जाम का तैयारी करने के लिए एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और उस सीरीज के अंदर में हर एक चैप्टर का 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर से बेहतर हो सके। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की चांसेस हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर का पहला और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली। कैसे करना है? अगर बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की, एक मैं बात करूंगा प्रोटॉन का और एक मैं बात करूंगा न्यूट्रॉन का। जैसे आपको पता है कि अगर हम लोग नॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो नॉर्मल चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का नॉर्मल चार्ज कितना होता है तो +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल होता है बाबू जिसके पास कोई चार्ज नहीं होते हैं, लेकिन उसके पास मास प्रेजेंट होता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपसे पूछा गया है कि रिलेटिव चार्ज का ट्रेंड आपको पता करना है, रिलेटिव चार्ज का करेक्ट ऑप्शन आपको पता करना है। तो देखें, अगर हम लोग रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? रिलेटिव चार्ज की अगर बात करें तो रिलेटिव चार्ज कहने का मतलब है कि एक चार्ज को दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें पता करना है कि नहीं? देखो, अगर मैं इस वाले वैल्यूज को नोटिस करूं और इस वाले वैल्यूज को नोटिस करूं तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम है ना बाबू, दोनों वैल्यूज सेम है। तो अगर मैं इसको 1 कहता हूं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो कट जाएगा तो वैल्यू कितना मिलेगा? 1 1 मिल सकता है। तो ये माइनस है तो यहाँ पे -1 कर देते हैं, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और न्यूट्रल है तो इसके पास कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखा तो कितना मिला? -1। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखा तो कितना मिला? +1। और न्यूट्रॉन जो था वो तो चार्जलेस पार्टिकल है, इसमें कोई चार्ज होगा नहीं, तो इसका चार्ज क्या मिलेगा? 0। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा बाबू? इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 एंड न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? 0। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपके पास? ए नंबर करेक्ट है। क्लियर? अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे कि आपको एक बात पता है, अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें तो आपको एक बात पता है कि एटम जो होता है बाबू, दिस इज अ एटम। अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एक एटम है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके सरफेस पे रिवॉल्व कर रहा होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है इन द फिक्स ऑर्बिट, है कि नहीं? तो जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना? और साथ साथ अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ होता है तो इसको हम लोग न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन अगर है तो न्यूक्लियन वो स्पेस हो सकता है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ अवेलेबल होते हैं। तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस पर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? एक तो प्रोटॉन हो सकता है और क्या हो सकता है? न्यूट्रॉन हो सकता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। आई थिंक आपको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम लोग, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम।
कौन से पार्टिकल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन पे अवेलेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं क्या हो सकता है सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर कितना होता है 1 होता है। और आपको ये बात भी पता है कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर ये किसके बराबर होता है बाबू, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और न्यूट्रल होता है स्पीसीज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये किसके बराबर होता है, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है कि नहीं। तो एक चीज समझना, एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा 1 होगा, यानी प्रोटॉन कितना होगा 1 होगा। दूसरा, अगर हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 1 होगी। और अगर हम लोग मास निकालने की कोशिश करें तो मास कितना दिया होता है बाबू 1 होता है। और ये भी जानते हैं कि मास बराबर क्या होता है एटॉमिक नंबर प्लस क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू Z कितना है एटॉमिक नंबर दैट इज अ प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या होंगे n नॉट दैट इज n नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। यानी हाइड्रोजन के अंदर में क्या क्या अवेलेबल मिला आपको, प्रोटॉन हाइड्रोजन के अंदर में मिल चुका है, इलेक्ट्रॉन भी आपको हाइड्रोजन के अंदर मिल चुका है, लेकिन न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो हाइड्रोजन के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, विच पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो नॉर्मल हाइड्रोजन के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। आई थिंक आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्शियम +2 आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। कैल्शियम +2 अगर आप नोटिस करें यहां पे कैल्शियम +2 आपसे बोला गया, कैल्शियम +2, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना बाबू 20 है ना, 20 है। तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितना है बताओ, तो 20 था पहले, 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैल्शियम +2 आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, दिस इज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब चारों ऑप्शन में से आपको यह पता करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कैल्शियम +2 के बराबर है। यानी कैल्शियम +2 का इलेक्ट्रॉन कितना मिला 18 इलेक्ट्रॉन मिला ना। तो अब जरा चेक करते हैं, मैग्नीशियम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 और -2 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल गया। सोडियम की बात करें तो कितना हो गया एटॉमिक नंबर 11 -1 कितना हो गया 10। फिर आर्गन की बात करें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 और क्रिप्टन का कितना हो जाता है तो 36 हो जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है और 36 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स 18 के बराबर है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन किसके लिए है कैल्शियम +2 के लिए है। तो अगर आप नोटिस करें तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है जो कैल्शियम +2 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब कैल्शियम +2 के पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन किसके पास है बाबू, तो आर्गन के पास अवेलेबल है। ठीक, अगले क्वेश्चन को अगर देखें आप ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम +2 आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। तो हमने आपको अभी बता दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ क्या हो इलेक्ट्रॉन्स हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नीशियम +2 के पास जितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इन चारों ऑप्शन में से वैसे कौन सी स्पीसीज है जहां पे इलेक्ट्रॉन बराबर मिलेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लो, मैग्नीशियम +2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है ये पहले पता कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो जनरली कितना होता है 12 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या मिला आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन मिला। क्योंकि आपको पता है कि +2 तब लगते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 ऑप्शन में से आपको ये सेलेक्ट करके चलनी है कि इन चारों ऑप्शन में से किसके पास इलेक्ट्रॉन्स 10 हो रहा है
जो मैग्नीशियम +2 के बराबर है। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। सोडियम के पास एटॉमिक नंबर होता है 11, एक पॉजिटिव है, बाहर निकाल दो, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का होता है 20, दो बाहर निकाल दो, कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के पास कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, और नन ऑफ दिस तो नन ऑफ दिस है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? मैग्नीशियम +2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम प्लस के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीशियम +2 का कौन हो जाएगा? सोडियम प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है देखें ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन। आपके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी दिए गए हैं? 19 प्रोटॉन दिया गया है, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी मास नंबर दैट इज ए को अगर मैं बोल रहा हूं दिस विल बी मास नंबर, ये कितना होगा ये आपको पता करना है। तो मास नंबर बराबर जानते हैं दिस विल बी सम ऑफ एटॉमिक नंबर, सम ऑफ एटॉमिक नंबर दैट इज जेड प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। दैट इज ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जेड प्लस एन नॉट। तो एन नॉट, अब देखो तो जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख दूं कि किसके बराबर है सर? तो एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो जेड कितना मिल गया? 19 मिल गया, 19 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? न्यूट्रॉन कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो मास नंबर कितना मिल गया? दैट इज 39। तो 39 मास अगर कहीं ऑप्शन पे दिख रहा है तो मुझे बताओ। पहला ऑप्शन है 19 जो कि सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन है 20 जो कि सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन है 9 जो कि सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है बाबू? आयरन। 26 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर कितना है? 56। आपको ये पता है कि नीचे जो लिखा होता है दिस इज अ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड के साथ दिखाते हैं, है ना, और ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग मास नंबर, जिसको हम लोग दिखाते हैं किससे? ए से। और आपको ये बात भी पता है कि मास नंबर दिस विल बी सम ऑफ एटॉमिक नंबर दैट इज जेड प्लस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो हमें निकालना क्या है? न्यूट्रॉन के नंबर से निकालने है कि इस एलिमेंट में न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग? मास नंबर किसके इक्वल? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना है? 56, एटॉमिक नंबर कितना है? 26 प्लस क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। देयरफॉर न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे? तो 56 माइनस 26 दैट विल बी 30। मतलब इस एलिमेंट में जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितना है? 30 है। तो ऑप्शन नंबर ए कितना है? 32, ऑप्शन बी है 28 और ऑप्शन नंबर सी कितना है? 30। तो फटाक से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को अगर देखो अब ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोटॉप्स क्या है। देखो, आइसोटॉप्स वैसे स्पीसीज के लिए बात होती है जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, और मास नंबर क्या हो जाए बाबू? डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट मास नंबर हो। वैसे पेयर ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब आइसोटॉप्स हमें हाइड्रोजन के बारे में पूछा है, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, एक जिसका एटॉमिक मास 1, एक जिसका एटॉमिक मास 2 और एक जिसका एटॉमिक मास 3। जो 1 मास वाले होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम कहो या नॉर्मल हाइड्रोजन बोलो, नॉर्मल हाइड्रोजन। जो मास 2 रखा है इसको बोलते हैं ड्यूटोरियम,
ड्यूटोरियम, आप इसको हेवी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हो, दिस इज अ हेवी हाइड्रोजन। और 3 मास वाले को बोलते हैं ट्रिटियम, और इसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक, तो ये 3 ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन तो है आपका प्रोटियम, दूसरा ऑप्शन तो है ड्यूटोरियम, और तीसरा ऑप्शन है ट्रिटियम। लेकिन एक्टिरियम जो होता है, दिस इज अ एलिमेंट। एक्टिरियम क्या होता है? एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89 होता है। तो एक्टिरियम ऐसा एलिमेंट है जो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपसे एक छोटा सा सवाल है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है। व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटॉप्स। तो अभी हमने आपको बताया कि आइसोटॉप्स क्या होता है? जिसकी एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। तो देखो तो जरा, यहां पे एटॉमिक नंबर 17, यहां भी एटॉमिक नंबर 17, यहां मास नंबर 35, यहां मास नंबर 37। मतलब एटॉमिक नंबर यहां सेम है लेकिन मास नंबर एक दूसरे से अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। दिस इज आइसोटॉप्स। चलिए ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन के अनुसार आइसोटॉप्स कौन सा है, लेकिन जो बचा हुआ जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी तो देख लें कि ये जो ऑप्शन है आइसोटॉप्स है कि आइसोबार है या कौन सा स्पीसीज है। तो पहला ऑप्शन तो पता चल गया आइसोटॉप्स से। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो तो, इसका एटॉमिक नंबर भी अलग है और मास नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर अलग है और मास नंबर क्या है? सेम है। तो एटॉमिक नंबर अलग और मास नंबर सेम, तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं बाबू? आइसोबार का टर्म यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार। अच्छा, यहां पे एक चीज और है, अगर 14 में से 6 को माइनस करें, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यहां 14 में से 7 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 7। ये मैं क्या निकाला? दिस इज अ न्यूट्रॉन। क्या निकाला? न्यूट्रॉन। और ये भी क्या है? आपका न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर क्वेश्चन को यहां पे देखेंगे तो आइसोटॉप्स बोला था, उसको हमने निकाल दिया। क्या ऑप्शन करेक्ट है? लेकिन जो ऑप्शन बी था वो क्या है? दिस इज आइसोबार। क्या है? आइसोबार, क्योंकि मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। अगला जो ऑप्शन है इसको जरा देखें, आर्गन दिया गया, पोटेशियम दिया गया है। अब ये दोनों में देखो ध्यान से, मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग। यानी कि ये भी आपका क्या है? एक प्रकार का आइसोबार है। तो क्वेश्चन के अनुसार आइसोटॉप्स कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इसकी एटॉमिक नंबर सेम थी और मास नंबर क्या था? डिफरेंट था। क्लियर? तो चलिए अगले क्वेश्चन को अगर देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो तो ध्यान से, अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार। तो अभी मैंने आपको बताया कि आइसोबार क्या है। तो आइसोबार होता है सर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसकी मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो देखो तो जरा, इसका मास 35, इसका मास 37, तो मास तो अलग मिल गया, यानी ये आइसोबार का पार्ट नहीं है। यहां देखो 234, 238, यहां भी मास अलग अलग है, तो सर ये भी आइसोबार का पार्ट नहीं है। फिर देखो ये 14 और ये 12, ये 14 और ये 12, यहां भी मास नंबर अलग अलग है, तो ये भी आइसोबार का पार्ट नहीं है। तो बचा हुआ कौन सा ऑप्शन है? डी, दिस इज अ नन। अच्छा, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, चलो ये आइसोबार तो नहीं है, लेकिन क्या कौन सा स्पीसीज है ये? क्या कंसीडर कर सकते हैं इसको? तो यहां देखो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स। दिस इज आइसोटॉप्स, है ना। और यहां देखो मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, इसको भी क्या बोलेंगे? तो सर आइसोटॉप्स बोलेंगे। लेकिन इसकी बात अगर करें तो 14, यहां एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे।
ठीक ना। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे आइसोटॉप्स का है, लेकिन एक ऑप्शन दिया गया नन, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर देखें आप, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। क्या कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, देखो तो नियोन, साथ में क्या है 3s2 और 3p3। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनमें से किस एलिमेंट का किया गया है। तो आपको पता है कि नियोन का एटॉमिक नंबर कितना 10, प्लस s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, p में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो कितना आ गया 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है बाबू, तो चेक करते हैं कि किसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना 10 होता है। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 15। अब जरा चेक करें तो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 11, नियोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन तो 10, फास्फोरस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन तो 15 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के अंदर कितने तो 19 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बात को बुझाया, लिखो जल्दी। चलो तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन ऑफ O2-। O2- का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 और 2p4, ये होता है ना। लेकिन O के पास 2 नेगेटिव बोला है, तो 2 नेगेटिव कहने का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, तब रिजल्ट क्या बना, तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 6। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये तो नहीं है सर। फिर देखो 1s2 2s2 2p6 ये करेक्ट आंसर है, फिर 1s2 2s2 2p5 ये करेक्ट नहीं है, और नन तो ऐसा ही नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे अगर ध्यान से तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिटल इज। देखो तो हम लोग जानते हैं बोर्स थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, जो बोर्स थ्योरी है बाबू उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr किसके बराबर, तो nh/2π के बराबर। जहां पर n क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, दिस इज ऑर्बिटल नंबर या ऑर्बिट की संख्या। क्वेश्चन में बोला गया कि फोर्थ ऑर्बिट यूज कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा एंगुलर मोमेंटम करेक्ट होगा, यानी कि n बराबर 4 लेके चलना है यहां पर। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π होता है, दैट इज 4h क्या होगा 2π होगा, 2 से कटेगा तो क्या बचेगा 2h/π। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है बता, ये 20h/π है, ये 10h/π है, और ये है 2h/π। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर होगा। समझे बात को। चलो तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आइसोटॉप्स का पार्ट है, इसको चेक करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप कोई भी आइसोटॉप्स का एग्जांपल सोच लो। जैसे हम इस एग्जांपल उठा रहे हैं हाइड्रोजन 1 का और हाइड्रोजन 1 का, ये दो आइसोटॉप्स का एग्जांपल है। अब इसमें सब कुछ निकालो, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर कितना, तो सर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखोगे तो कैसे निकालते हैं, मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। तो 1 में से 1 गया कितना 0, और 2 में से 1 गया तो कितना 1 हो गया। अब जरा ऑप्शन मिलाओ, द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। क्या डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, नहीं कहा जा सकता। लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि सर न्यूट्रॉन की संख्या तो आइसोटॉप्स में अलग होगी ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो हो ही नहीं सकता आइसोटॉप्स के अंदर,
क्योंकि आइसोटॉप्स अगर बोल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। सही है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3D सबसेल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 27। एटॉमिक नंबर 27 अगर करते हैं तो इसका 3D सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले 27 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होगा, 7 होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D सबसेल, तो 3D सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सही है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल विल बी। याद रखना, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हो, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है 2n², है ना। लेकिन अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग सबसेल की बात सोचते हैं, किसकी बात सोचते हैं, सबसेल की, तो इलेक्ट्रॉन भरने के तरीका क्या होता है, 4l+2 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर लिख सकते हैं 2 × 2l+1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, तो कौन सा है, n² तो हो नहीं सकता, कौन सा है 2n², तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो देखो, क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड अल्कली मेटल। बच्चे ध्यान देखना, अल्कली मेटल कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इन होता है। तो हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल नहीं है, क्योंकि ये भाई अल्कली के साथ भी रहता है और हैलोजन के साथ भी रहता है। मैं बताया था, हाइड्रोजन इज अ मोस्ट छुछुंदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन कभी अल्कली मेटल से रहेगा तो कभी हैलोजन के साथ रहेगा, एक छुछुंदर तरह इधर उधर घूमते रहेगा, है ना। तो हम लोग अल्कली मेटल यहां से कंसीडर करेंगे, है ना। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एटॉमिक नंबर कितना, 19। तो 19 का जरा कॉन्फ़िगरेशन करके देखें, 19 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, 4s1। कौन सा करेक्ट आंसर है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये तो नहीं है सर, 4s1 होना चाहिए। तो 4s1 तो यहां दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या बात पकड़ पा रहे हैं। चलिए, इसी की तरह एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल इज। थर्ड अल्कलाइन, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है, बेटा मांगे कार, शराबी बाप राजी। थर्ड कौन सा हो गया, ये हो गया ना 20। कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो 4s2, लास्ट में कितना, 4s2 आना चाहिए। 4s2 यहां दिख रहा है, ये तो सही हो सकता है। ये 4s1 है, ये तो नहीं है सर, पोटेशियम का है वो। और ये 4p1 है, ये तो और नहीं है, क्योंकि अल्कली मेटल में 4p तो जाता ही नहीं है ना। अरे बात को समझे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग sp denotation the orbital with the quantum number n = 3 and l = 1 will be। पहले इस बात को समझो, क्वांटम नंबर कितना होता है, 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से दिखाते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से दिखाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से दिखाते हैं, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको n से दिखाते हैं। ठीक, सॉरी s से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, s से दिखाते हैं। जो n होता है वो 1 से स्टार्ट होगा, इनफिनाइट तक सोच लो। l जो होगा 0 से स्टार्ट होता है, n-1 पे खत्म होता है।
m जो होता है -l से +l तक होता है इंक्लूडिंग जीरो। और जो s होता है एक तो क्लॉकवाइज से होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज से होता है, यही होता है। और कैसे नोटेशन कराते हैं, तो पहले प्रिंसिपल लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं एजीमुथल, उसके बाद क्या लिखते हैं मैग्नेटिक, और उसके बाद क्या लिखते हैं स्पिन। यही ना नोटेशन होता है। और एक चीज और याद रखना है बाबू, एल अगर 0 आता है तो एस सबसेल बोलते हैं, L1 आता है तो P सबसेल बोलते हैं, L2 आता है तो D सबसेल बोलते हैं, और L3 आता है तो F सबसेल बोलते हैं। तो चेक कर, L की जगह पे क्या लेना है आपको 3 लेना है, L की जगह पे 1 बोले तो P, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा, C नंबर। सही है। इसी से मिलता जुलता सवाल एक और है नोटेशन पर ही। L का वैल्यू कितना है 4, तो L की जगह पे 4 रख दो। L का वैल्यू 2, और 2 के लिए क्या होता है D, यानी 4D आंसर हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसा था। फिर अगला क्वेश्चन अगर देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p। तो देखो जरा, यहाँ पे 2p है, 2p बोले तो सर ये n के जगह पर है और ये l के जगह पर है, और p के लिए l कितना होता है 1, यानी n की वैल्यू हो गई 2 और l की वैल्यू हो गई 1। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। तो कोई एक ग्रुप सोच लो, पहले कोई एक ग्रुप सोच लो, कोई एक ग्रुप सोचते हैं ना। सबसे पहले कोई एक ग्रुप सोचेंगे, कौन सा ग्रुप ले लें, जैसे मान लेते हैं हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, लीना का रिबन किसने फाड़ा। ये एक ही ग्रुप का मेंबर है जिसको अल्कली मेटल के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो क्या क्या चीज है देखो तो जरा। सबसे पहले अगर मैं इन सब का एटॉमिक नंबर देखूं 1, 3, 11, 90, आगे इस तरीके से होता है। तो देखो पहला कह रहा है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, इलेक्ट्रॉन अलग होगा। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में 3 होता है, सोडियम में 11 होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला कह रहा है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। नहीं सर, एटॉमिक नंबर सबका अलग है, तो एटॉमिक नंबर अलग है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग होगा, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। कह रहा तीसरा, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये हो सकता है। इसका आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है ना, लिथियम में भी कितना आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं। सोडियम में भी कितना आएगा, एक आएगा। पोटेशियम में भी कितना आएगा, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। रुबिडियम में भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। सीजियम में भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो सकता है, सी नंबर। ठीक है ना। और अगला ऑप्शन क्या है कि दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय सिमिलर प्रोसेस। नहीं, लिथियम का निकालने का तरीका अलग होगा, लिथियम का प्रोसेस अलग होगा बनाने का, सोडियम का प्रोसेस अलग होगा बनाने का। मेटल जो है अर्थ से जब निकाल रहे होंगे ना, तो सबका अलग अलग प्रोसेस होगा। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ पा रहे हैं आप। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज स्पेसिफाइड। एक चीज याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसको बताता है, तो साइज के बारे में बताएगा या एनर्जी ऑफ सेल के बारे में बताएगा, एनर्जी ऑफ सेल के बारे में बताएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं। फिर एजीमुथल किसको बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताएगा, तो ये बताएगा शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल के बारे में ये बताएगा। थर्ड है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताएगा, तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इसके बारे में बताएगा, है ना। और एक और होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या बताएगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, क्वेश्चन ये पूछा
द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज स्पेसिफिक। किसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर काम करेगा? क्या साइज बताएगा? नहीं सर। क्या शेप बताएगा? नहीं सर। एजिमुथल से बताता है ना। ओरिएंटेशन बताएगा? तो हाँ सर। तो ओरिएंटेशन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इसी में अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। अगर मान लो कोई एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज अ क्लॉकवाइज एंड दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? तो बताओ ये दोनों किस आधार पे एक दूसरे से अलग अलग है? तो स्पिन के आधार पे अलग है, डायरेक्शन के आधार पे अलग है। तो क्या लिख रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन के आधार पे अलग है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या बात पकड़ पा रहे हैं कैसे कर रहा हूं मैं सॉल्व? चलिए चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हो? देखो तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम, मास ऑफ बॉडी कितना है? 10 मिलीग्राम। अच्छा, 10 मिलीग्राम को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 kg लिख सकते हैं। इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 100 है ना, वेलोसिटी कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। अब आगे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ इट। हमारे पास वेवलेंथ कितना हो? कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना। और साथ में एच दिया गया है कितना? तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अगर बात करते हैं डी ब्रॉगली की, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, तो ब्रॉगली भैया क्या बोलते हैं? किसी पार्टिकल के पास दो टाइप के नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। जैसे एनर्जी बराबर था mc², इसको मान लेते इक्वेशन 1, और एक था एनर्जी इक्वल टू hc/λ, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करें तो क्या मिल सकता है? E की जगह पे इसको रख दो तो क्या मिलेगा? hc/λ इज इक्वल टू mc²। एक सी से कटा तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? तो h/mc हो जाएगा। होगा? अब जरा इसी में पुट कर दें, इसी में जरा पुट कर दें। आप पुट करें तो क्या मिल सकता है? देखो तो क्या मिलेगा? h चाहिए हमें। h कितना दिया है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। अगला क्या बोला है? m कितना है? तो m है सर 10 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। और वेलोसिटी कितना है? देखो तो 100 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 का स्क्वायर। लैम्डा बराबर क्या होगा? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। इसको सॉल्व करो जरा। 10 इंटू 100, 10 टू द पावर 3, यानी वैल्यू कितना आएगा? 10 टू द पावर -3। इसको इससे कट करेंगे, आएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -31 मीटर। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एनर्जी सबसेट। तो एक बात याद रखना, एनर्जी निकालते कैसे हैं? बाय द हेल्प ऑफ n+l वैल्यू। n+l, अगर n+l का वैल्यू कम होगा तो एनर्जी कम होगा, n+l का वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसी से चेक कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले 3D बोला है, यहाँ पे n+l की बात करते हैं। n हो गया, l हो गया और n+l हो गया। यहां पर n कितना है? तो 3 है। l कितना है? तो 2 है। 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर है आपके पास 4s, 4, और ये हो गया 0, वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। फिर आ गया 4p, तो 4 और ये हो गया 1, कितना? 5। और फिर आपके पास 5s, यानी 5 + 0 कितना आ जाएगा? 5। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास है? तो 4s के पास है। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। क्यों? क्योंकि n+l का वैल्यू 4 सबसे कम है इन सब के कंपेयर में। क्लियर? तो एनर्जी इस तरीके से निकाला जाता है बाबू।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर्स रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में बोला फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? फर्स्ट, दिस इज ऑर्बिट। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। जरा पुट करो तो R1 इज इक्वल टू एन की जगह पे 1 हो गया 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1, एन का स्क्वायर बाई 1, इससे कट गया तो R1 बराबर आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही है, बात समझ पा रहे हो? चलिए, तो इसी में जरा हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ कितना है बाबू? 3 मेगाहर्ट्ज है। अच्छा, मेगाहर्ट्ज को क्या बोल सकते हैं? तो 3 इंटू 10⁶ मीटर। याद रखना 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू कितना होता है? तो 10⁶ होता है। कितना होता है? 10⁶। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो हमें हर्ट्ज लिखना होगा ना, यहाँ पे यूनिट के लिए। यूनिट के लिए क्या लिखना होगा? हर्ट्ज लिखना होगा, ऐसे है ना। इतना होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेवलेंथ कितना है, तो याद रखना एक चीज, ठीक है। वेवलेंथ बराबर क्या होता है? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट कितना? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? तो 3 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, या सेकेंड इनवर्स भी आप इसको कह सकते हैं। 3 से 3 कटा, इससे कितना टाइम है? 10⁻², यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से काम हो रहा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये लाइन किसका दिया हुआ है? डायरेक्ट है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लें हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है Which one of the following sets of ions represents a collection of isoelectronic species? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है देखो किस तरीके सॉल्व करना है इसको। ए नंबर के प्लस है, एक है आपके पास कैल्शियम +2, एक है आपके पास स्कैंडियम +3 और एक है आपके पास Cl-। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसके पास। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 बाहर निकला तो कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 में से 3 निकला तो फिर से 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक नेगेटिव है, ऐड हुआ तो कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 स्पीसीज ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है। दैट मीन्स ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कर सकते हैं इसी तरीके से, आप बाकी सबका भी चेक करके देख सकते हो। सही है, चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, कह रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N+2। नाइट्रोजन +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो पहले देखो तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना? 7। कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया? 3 हो गया। अच्छा, 2 प्लस है, इसका मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कौन सा निकलेगा? आउटर मोस्ट वाला। कौन सा? आउटर मोस्ट वाला, क्योंकि न्यूक्लियस के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस काफी ज्यादा रखा है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल सकता है। तो p से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो क्या हुआ? 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 1। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिला? p ऑर्बिटल है आपके पास, कितना इलेक्ट्रॉन? 1। दिस इज अ 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहां पर होगा वो कितना होगा? तो 1 होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा। बात समझे? चलिए, तो अगला क्वेश्चन अगर देख लें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया जैक बोर्ड के अंदर।
क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल्स। तो 4d ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? मैक्सिमम होता है 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरते हैं पता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में भरते हैं बाय द हेल्प ऑफ 4l+2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना। अब देखें जरा, एल की वैल्यू डी ऑर्बिटल्स की कितनी होती है? 2 होती है। पुट कर लो जरा, 4 × 2 + 2 यानी कि 8 + 2 कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? एटॉमिक नंबर कितना? 24। ये भी क्वेश्चन जैक 2023 में पूछा गया है। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 24। कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल करना पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होता है? 4। नाउ आपको पता है कि d4 क्या बन जाता है? d5 बन जाता है ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। किसकी वजह से? हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है ना, इस वजह से। तो बाहर से s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन d s से निकाल लेगा, तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और फिर क्या होगा? 3d5। अब देखो d5 आ गया, दिस विल बी मोर स्टेबल। अब कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। अगर बात करूं यहां से लेकर के ये वाला, अगर बात करूं मैं ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज अ आर्गन। क्या है? आर्गन। 18 है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं? आर्गन। उसके बाद हो गया आपके पास 4s1 और फिर क्या हो जाएगा? 3d5। दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। कौन सा करेक्ट आंसर है बता? तो ऑप्शन नंबर के अनुसार, यहां तो नियोन दे दिया है, यहां पे ऑप्शन गलत है बाबू, ये नहीं होगा। ऑप्शन में ये होगा आर्गन 4s1 और 3d5। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? डी नंबर। नियोन गलत तरीका गया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, वो भी जैक 2023 में पूछा हुआ है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मास जो दिया गया है वो कितना है बाबू? 60 ग्राम। इसको केजी बना लो तो 60 × 10⁻³ केजी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख, अगला के देखिए क्या लिख रहा है। वेलोसिटी बोल रहा है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। और आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लैम्बडा बराबर क्या होता है? h/mv अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। h का वैल्यू कितना ले लेते हैं? तो 6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और m कितना है? तो m है आपके पास 6 × ध्यान से देखना जरा, इस जीरो के इसके साथ इनबिल्ड कर रहा हूं। ठीक है, 0 × 10⁻³ तो इसको लिख सकते हैं 10⁻²। और वेलोसिटी कितना है बाबू? तो 10 है। इससे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 10⁻34 बाय 10, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻1, इससे ये कट जाएगा तो आएगा 10⁻33। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बता? ऑप्शन नंबर सी। सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, है ना। रेडियस रेशियो निकालना है। तो रेडियस फॉर्मूला क्या रखता है? 0.529 × n² / z ठीक है। हम लोग के पास हीलियम प्लस आयन दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? एटॉमिक नंबर होता है 2। याद रखना यहाँ एटॉमिक नंबर है, z क्या है? एटॉमिक नंबर, n क्या है? नंबर ऑफ शेल, जो क्वेश्चन में गिवन है 4 थर्ड से। अगर शेल का वैल्यू थर्ड है तब क्या लेके चलेंगे? तो R3 = होगा 0.529 × n की जगह पे कितना? 3 का स्क्वायर, z की जगह पे कितना? 2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करते हैं 4 सेल नंबर 5, फिफ्थ से।
फिफ्थ सेल के लिए क्या हो सकता है, तो R5 इज इक्वल टू, एन की जगह 5 रख दिए हम लोग, तो 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर बाई क्या होगा 2 होगा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, दैट इज R3 अपॉन R5। रेशियो निकालना है ना, 3 का 5 के रिस्पेक्ट में रेशियो चाहिए, तो 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 बाई 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। इससे ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम +2 एटम फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। पहले इस बात को समझ लो बाबू, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है नेक्स्ट टू द सेल, नेक्स्ट टू द सेल, यानी कि अगर मान लो आपके पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल दिया, तो आपको सेल एक बढ़ा के सोचना है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कौन सा सेल, थर्ड सेल। अगर मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दिया ना, तो सेल आपको कौन सा सोचना है, सेकेंड सोचना है। कौन सा सोचना है, सेकेंड सोचना है। अब एनर्जी निकालने के लिए मैं बोलूं तो एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला है, -13.6 Z स्क्वायर बाई क्या होगा N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब लिथियम +2 आयन के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, एटॉमिक नंबर होता है 3, और N की जो वैल्यू है वो तो बोला गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ना, यानी कौन सा सेल होगा, थर्ड सेल, यानी N बराबर हो गया 3। E बराबर सोचेंगे -13.6, Z की जगह पे 3 का स्क्वायर, N की जगह पे 3 का स्क्वायर, ये कटा तो आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। तो याद रखना एक बात, बोर्स थ्योरी applicable फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एक ऐसी स्पीसीज पे बोर्स थ्योरी काम करेगा जहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो 2 एटॉमिक नंबर में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन, इस पे काम कर जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 3 में से कितना पॉजिटिव है 2, तो 2 माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पर भी हो गया, इसके लिए भी काम कर जाएगा। अगला है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना है 4, इलेक्ट्रॉन निकालो तो 4 में से कितना पॉजिटिव है 1, माइनस कर दिए कितना हो गया 3, इसमें भी काम हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी कितना होगा 1, इसके लिए भी काम हो जाएगा। लेकिन 3 अगर आप देखें ध्यान से बेरिलियम, तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन मिले 3, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का पार्ट तो नहीं है, तो इस वाले केस में बोर्स थ्योरी वर्क नहीं करेगा। बोर्स थ्योरी हमेशा काम करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को अगर देख लें हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू हायर। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस का पार्ट है ना, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सेल और ये हो गया हमारे पास सेकेंड सेल, 2 सेल हो गए। यहां पे अगर मान लो मैं एक और सेल ले लेता हूं, ये वाला थर्ड ले लेता हूं, ये हो गया आपके पास हायर एनर्जी सेल, और ये वाला मैं मान लेता हूं लोअर एनर्जी। ठीक है, तो एक चीज याद रखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ आएगा, हायर से लोअर की तरफ आएगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आएगा, तो एनर्जी बाबू रिलीज करेगा, यहां से क्या करेगा, रिलीज करेगा। और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो ऐसे केस में एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो याद रखेंगे इस तरीके से, अगर मान लो आपको सीढ़ी चढ़ना है, एक बाइक है और आपको चढ़ाना है,
लोअर से हायर जाना है तो स्केलेटर देना होगा, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। और ऊंचाई से नीचे की तरफ आना है तो स्केलेटर कम करना होगा, यानी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो हायर से लोअर तक जाओगे तो एनर्जी छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। लोअर से हायर जाओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? लोअर ऑर्बिट से हायर जा रहे हैं, लोअर से हायर जाने के बाद एनर्जी क्या होगा? ऑब्जर्व होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है बबुआ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले थर्ड लाइन की बात सोचो। थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, इसके मतलब को समझना। सबसे पहले ब्रैकेट सीरीज अगर जो बात करते हैं आप, तो ब्रैकेट सीरीज पर ग्राउंड स्टेट क्या होता है? दिस इज अ ग्राउंड स्टेट। ब्रैकेट सीरीज का ग्राउंड स्टेट कितना होता है? लाइमन का 1, बाल्मर का 2, पास्टन का 3, ब्रैकेट का 4। ब्रैकेट का कितना हो गया? 4 हो गया। और कितना लाइन बोल रहा है? थर्ड लाइन ना, थर्ड लाइन बोल रहा है, तो N2 निकाल लो। जितना ग्राउंड था, ग्राउंड कितना था? 4। कितना लाइन बोल रहा है? थर्ड लाइन, तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यानी 7 से 4 तक कितना लाइन मिल जाएगा? थर्ड लाइन मिल जाएगा। इसका वेवलेंथ निकालना है ना आपको। रेडबर्ग फॉर्मूला यूज करो, 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू क्या होगा? 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सही है? तो रेडबर्ग फॉर्मूला के बाद, रेडबर्ग फॉर्मूला को अगर आप यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर दें, 1/λ इज इक्वल टू R। कौन सा स्पीसीज बोल रहा है? हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर होगा 1 का स्क्वायर। N1 कितना है? ग्राउंड स्टेट, दिस इज 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 1/7 का स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल टू होगा R इंटू 1/16 माइनस 1/49। ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू R इंटू क्या होगा? 49 माइनस 16/16 इंटू 49। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू R। 9 में से 6 गया, कितना? 3 हो गया, और 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 4 में से गया 33। 16 इंटू क्या होगा? 49। देयरफॉर वेवलेंथ, इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, वेवलेंथ निकालना है, 1 वेवलेंथ नहीं। तो वेवलेंथ बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 16 इंटू 49/33 इंटू क्या होगा? 1/R। इसको रिवर्स कर दिया मैंने। और 1/R की जो वैल्यू होती है बाबू, वो कितना होता है? 912 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखना इसको। तो 16 इंटू 49/33 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21666.9 एंगस्ट्रॉम, जिसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 21667 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। फिर तो अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ प्रोवाइडेड ऑल हैव इक्वल वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली से क्या कहता है? लैम्डा बराबर h अपॉन क्या होता है? n इंटू सी। नाउ h और c, इसको अगर मैं कांस्टेंट बना दूं, क्या बना दूं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है ना, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। कांस्टेंट को हटा दिए तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया। अब मास को बढ़ाओगे तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, और मास को कम करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। हमें क्या करना है? लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। लार्जेस्ट वाला यही है ना, लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको मास को कम करना होगा। जरा चेक करें, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 44 ग्राम। अमोनिया कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। अब जरा चेक करो कहां पे वेवलेंथ ज्यादा है। तो वेवलेंथ ज्यादा के लिए मास कम करना होगा ना, तो मास सबसे कम कहां पर है?
अमोनिया के केस में तो यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम इज जीरो। मोमेंटम को कितना रखना है, जीरो, और पोजीशन के बारे में पता करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हिंसबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से। अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, NH अपॉन 4 पाई। मतलब किसी भी मूविंग पार्टिकल का या किसी भी पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन जैसे हो गया, उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाना मुश्किल है, उसका एग्जैक्ट मोमेंटम पता कर पाना मुश्किल है। इसी को कहते हैं हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर हम इसको ऐसा सोच करके चले, अच्छा ये इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों है ना, तो मैं इसको इक्वल टू मान लेता हूं। डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू NH अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब डेल्टा एक्स सही है तो NH अपॉन 4 पाई इंटू क्या लगा सकते हैं, डेल्टा पी। अब जरा देखना, डेल्टा पी का वैल्यू हमें क्या रखना है, जीरो रखना है, इसको हमें जीरो करना है। तो अगर ये जीरो करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो आपको पता है। इसका मतलब डेल्टा पी जीरो होने से डेल्टा एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा और डेल्टा एक्स को जीरो करने से डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि मोमेंटम अगर जीरो कर दिया गया है तो इसका पोजीशन का अनसर्टेनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सही है। चलिए, तो अगला सवाल अगर देखें हम लोग, अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है बाबू, तो H अपॉन एम बी या MC भी आप इसको कह सकते हैं। H और C को मैं कांस्टेंट बनाया था, क्या बनाया था, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बनाएंगे तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, M। यानी m को बढ़ाएंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम, और m को अगर कम करेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ज्यादा। हमें क्या चाहिए, लिस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लिस्ट वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है ना। अब मास सबका चेक करो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 1.6, सॉरी मास देखना है ना, इसका मास कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास कितना, तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना, तो 44 ग्राम। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड कितना, तो 64 ग्राम। कैसे, सल्फर का कितना 32 ग्राम हो गया और ऑप्शन का हो गया 32, तो कितना हो गया 64 ग्राम हो जाएगा। यानी इसका मास सबसे ज्यादा है, इसका मास सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, याद रखना एक चीज, N, L, M और S। इसकी बात करें, कैसे कैसे चेक करोगे। सबसे पहली बात, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। दूसरा, अगर एक बार n जितनी भी वैल्यू होगी n से छोटी होगी, यहां पे लिख रहा हूं, जितनी भी वैल्यू होगी n से क्या होगी, छोटी होगी, n से छोटी होगी। ठीक है, अब जरा चेक करना। और एक चीज और यहां पे सुन लेना, L बराबर 0 होगा तो M भी 0 हो सकता है, और M जो होगा ये हमेशा -L से स्टार्ट होगा, +L पे जाके खत्म हो जाएगा। इतना चीज चेक करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, n की वैल्यू 3, क्या सारे वैल्यू 3 से छोटा है, देखो तो 3, ये भी क्या आ गया, 3 इक्वल मिल गया ना, यानी कि ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला बढ़ो, n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू 2, S की वैल्यू -12। n 3 है तो बाकी सब 3 से छोटा है, देख सकते हैं 3 से बाकी वैल्यू क्या है, छोटी है। अगर L 0 है तो M
सॉरी L2 है तो M भी 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि M जो होता है वो -L से लेके +L तक होता है, तो -2 से लेकर के +2 हो जाएगा। ये तो है सही है आपका, ये तो करेक्ट है। अगला देखें, n की वैल्यू 3 है तो सारी वैल्यू 3 से छोटी है। अगर l की वैल्यू 1 हो जाए, l की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके +1 तक, यानी -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, लेकिन 2 तो कभी नहीं हो सकता। तो इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए, n 3 है तो l 0 हो सकता है ना, 3 से छोटा ही है ना, और l 0 तो m भी 0 हो सकता है, तो ये तो करेक्ट है आपका। मतलब 2 ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, ए एंड सी, एंड बी और डी 2 ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इन एन ऑर्डर, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है आपको पता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो कितना होता है, 10⁻10 मीटर, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, न्यूक्लियस होता है 10⁻15 मीटर, जो कि 1 फर्मी के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 फर्मी, यानी करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 45। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन एटम डिफर फ्रॉम क्लोराइड आयन। क्लोरीन की बात करें Cl और क्लोराइड की बात करें Cl-। प्रोटोन की बात करें तो यहां पर 17 प्रोटोन और यहां भी कितना, 17 प्रोटोन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पर 70, चूंकि न्यूट्रल है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों किस आधार पर डिफरेंट है, तो डिफरेंट है। अच्छा, यहां पे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन इसका भी और इसका भी सेम होगा ना, न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम ही होगा। अगर मान लेते हैं इसका मास 35 वाला है, कौन सा है, 35 वाला, तो इसका न्यूट्रॉन कितना होगा, 35 - 17, और इसमें भी न्यूट्रॉन कितना होगा, 35 - 17। तो प्रोटॉन तो दोनों का सेम हो रहा है, न्यूट्रॉन भी दोनों का सेम होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट। तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ होल नंबर। याद रखना है एक चीज, एटॉमिक वेट एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट का या एटम का जो हमेशा होल नंबर में भी होता है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज क्या जाते हैं कि सर क्लोरीन का जो वजन है वो तो 35.5 होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये 35.5 जो मिल रहा है, दिस इज एवरेज एटॉमिक वेट। क्या मिल रहा है, एवरेज एटॉमिक वेट। एक बात याद रखेंगे हमेशा कि जो एटॉमिक वेट एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो आपका हमेशा हमेशा होल नंबर में लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द डिफरेंट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आर प्रेजेंटिंग। तो आपको ये बात पता होगा कि लाइमन सीरीज एक होता है बाल्मर सीरीज, एक होता है पास्चन, एक होता है ब्रेकेट, एक होता है पी फंड और एक होता है हम्फ्री सीरीज। तो लाइमन सीरीज जो होता है हमेशा किस रीजन में काम करता है बाबू, अल्ट्रा वायलेट की रीजन पे काम करता है। किस रीजन पे, अल्ट्रा वायलेट रीजन पे। अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं तो बाल्मर सीरीज जो होता है, बाल्मर सीरीज ये हमेशा किस रीजन पे काम करता है, विजिबल रीजन पे काम करता है। तो लाइमन सीरीज किस रीजन की बात हो रही है, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात हो रही है। इसी से मिलता जुलता अगला सवाल भी है कि विजिबल रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल कंटेन द फॉलोइंग सीरीज। इनमें से कौन सा है जो आपका विजिबल रीजन से बिलोंग करता है। तो विजिबल रीजन से कौन बिलोंग करता है, विजिबल रीजन या फिर विजिबल रेंज बोल रहे हैं ना यहाँ पे क्वेश्चन। तो विजिबल रेंज के आधार पे अगर बोले तो ये हमेशा कौन वर्क करता है बाबू, तो बाल्मर सीरीज काम करता है। कौन सा सीरीज, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज एकमात्र ऐसा सीरीज है जहां पे कलर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, कलर, जैसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, विबग्योर आपने सुना होगा। जितने भी कलर होते हैं वो सब किस रीजन के अंदर में आती है, विजिबल रीजन के अंदर में। और विजिबल रीजन पे कौन सी सीरीज काम करती है, तो बाल्मर सीरीज काम करती है। ये 2 क्वेश्चन माइंड में रखना, 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से, तो कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम इज E1 and energy of radiation of wavelength 16,000 angstrom is E2. What is the relationship between these two energy? हमारे पास बोल रहा है λ1 8000 एंगस्ट्रॉम
और इस वक्त जो एनर्जी है वो कितना है, E1 है, और एक है λ2 कितना 16,000 एंगस्ट्रॉम, और इस वक्त एनर्जी कितना है तो E2 है ना। हम लोग जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, hc अपॉन लैम्डा होता है। तो अगर E1 बराबर लिखें, E1 बराबर क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा 1, दैट इज hc अपॉन लैम्डा 1 के यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 8000, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और एनर्जी 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा 2, दैट इज hc अपॉन 16,000, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें, फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, दैट इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू hc अपॉन क्या हो जाएगा 8000 बाई hc अपॉन क्या हो जाएगा 16,000। ये और ये कटेगा, इससे कितना टाइम है 2 टाइम है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2:1 का रेशियो आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो E1 बराबर क्या मिलेगा 2E2 मिल जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर। ठीक है, चलिए तो इस सीरीज का हम लोग सबसे आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो ऑर्बिटल्स आपको पता होगा कि वो 3D स्पेस या न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी कि स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल्स का नाम से देते हैं। ठीक, एक और होता है नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लगभग मैंने 50 क्वेश्चन आपको कवर कराए। आप इसको बहुत अच्छे से लेक्चर को देखें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेरा भरोसा है कि इसमें आपकी बहुत सारे एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर पर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में जाकर के आप कमेंट भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।